अपक्षय के प्रकार देख रहे थे हम लोग। अपक्षय के प्रकार, अपक्षय क्या है, कौन बताएगा? बताओ। ठीक है। अपक्षय एक ऐसा बहिर्जात बल के रूप में कार्य करता है पृथ्वी के सतह पर, जिसके कारण चट्टानें टूट टूट के अपनी ही जगह पर, उसी जगह पर क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। वह अपक्षय की क्रिया है। इसमें हम लोग कारक देख लिए थे कि अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। फिर देख रहे थे अपक्षय का प्रकार। तो 3 प्रकार थे: भौतिक अपक्षय, रासायनिक और जैविक। भौतिक अपक्षय देख चुके थे कल, है ना। भौतिक अपक्षय देख चुके थे। अब बचा है रासायनिक और जैविक। भौतिक अपक्षय में सिंपली क्या थी चीज़ें, जो भौतिक कारक हैं, जलवायु के कारक हैं या तापमान है, स्लोप कैसा था, उसमें कई बिंदु लिखाए थे ना। जैसे तापमान के कारण क्या हो रहा था, तापमान जब ज़्यादा होता है चट्टानें गर्म होती हैं, फैल जाती हैं। जब ठंडा होता है तो सिकुड़ती हैं। ये फैलने और सिकुड़ने का क्रम लगातार चलता रहता है, जिससे उनमें दरारें पड़ती हैं और धीरे धीरे उनके टुकड़े होते जाते हैं। ठीक है। दूसरा उसमें बताए थे पाले की दशा, बर्फ़। चट्टानों में जब छोटी दरार रहती है, उनमें जो पानी रहता है वो दिन के समय तो तरल रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान कम होता है बर्फ़ में बदलता है। जब पानी बर्फ़ में बदलता है तो वो जगह ज़्यादा घेरता है, तो जिससे उसका आयतन बढ़ता है और वो चट्टानों को और तोड़ता है। फिर वर्षा देखे थे, है ना। वर्षा का पानी जब गिरता है चट्टानों पे, चट्टानें गर्म रहती हैं तो उसके कारण वो क्या होती हैं, चटक जाती हैं। ठीक है। फिर एक देखे थे दाब मोचन। दाब मोचन मतलब कि जब दबाव क्या होता है पृथ्वी के सतह में, हम आपको बताए हैं जैसे गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है और घनत्व बढ़ता जाता है। तो ऊपर की चट्टानें क्या है, नीचे की चट्टानों पे दबाव लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं, बल लगाए रहती हैं और उसको दबाए रहती हैं। अगर किसी कारण बस ये चट्टानें हट जाएं या ये चट्टानें अलग हो जाएं, टूट जाएं, तो क्या होता है कि नीचे वाली चट्टान पे दबाव क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण भी ये चट्टान, नीचे वाली चट्टान टूट जाएगी, है ना। उसके दबाव मोचन की क्रिया से भी चट्टानें विखंडित होती हैं, विघटित होती हैं। तो ये था भौतिक वाले में। अब हमको पढ़ना है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय में कुछ बिंदुओं के तहत पढ़ेंगे, तो पहले उन बिंदुओं को लिख लेते हैं फिर पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। दूसरा इसमें है जल योजन। जल योजन इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। फिर अगला क्या है इसमें, तीसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन। फिर अगला है विलयन का घोल, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, विलयन का घोल। अगला इसमें है सिलिका का अपघटित होना। सिलिका का अपघटित होना। अपघटित होना। तो ये रासायनिक अपक्षय जो है उसमें ये निम्नलिखित क्रियाएं होंगी। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय में जो चट्टानें हैं उनमें विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न खनिज होते हैं जो विभिन्न भौतिक तत्वों के साथ क्रिया करके या तो घुल जाएंगे, है ना, या तो किसी और रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब रासायनिक क्रिया हो जाती है।
रासायनिक क्रिया समझते हैं? समझते हैं? आप लोग केमिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो उसमें दो, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक क्रिया है, तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे अपना भोजन बनाते हैं, और उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, क्लोरोफिल रहता है पौधों के पास, तो ये जब क्रिया होती है तो यहाँ ऊर्जा बनती है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक क्रिया है जिसमें कई सारे जो हैं अणु जो है मिल रहे हैं और कोई नया अणु का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे ही चट्टानों में कई खनिज होते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है ना, और कोयला है, धात्विक खनिज ज़्यादातर इसमें क्रियाएं होंगी। तो वही सब क्रियाएं करेंगे और देखेंगे हम लोग कैसे अपक्षय हो रहा है। तो पहला है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कुछ होगा इसमें, ऑक्सीजन। तो जो चट्टानें होती हैं उनमें जो खनिज होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जिन चट्टानों में लोहा पाया जा रहा है तो वह जब क्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, है ना। उसी को आप जंग लगना कहते हैं। जंग कैसे लगता है, आप लोहे की कुर्सी लीजिए, टेबल लीजिए, उसको बाहर रख दीजिए, धीरे धीरे देखेंगे कि वो छोटा छोटा उसका पैच टाइप का बन रहा है ना, और धीरे धीरे वो क्या होता है, विघटित हो रहा है। वह एक अपक्षय की क्रिया है। जो लोहा है वह अपक्षरित हो रहा है, मतलब उसके छोटे छोटे कण होके वहीं पे रहते जाएंगे। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वह लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना ले रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्साइड बन जाएगा तो वो क्या होगा, जो पूरा तत्व मतलब जो एक पदार्थ था मिला हुआ, उससे वह अलग होता जाएगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीकरण के द्वारा भी क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है। तो जो लौह ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड, उसको FeO2 कहते हैं, FeO2 कहते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। यही जंग लगना है। ठीक है ना, तो जंग लगना एक अपक्षय की क्रिया है उदाहरण के रूप में। इसका उदाहरण है ऑक्सीकरण का। मतलब जो भी चट्टानें होंगी उनमें तत्व होंगे, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, और ऑक्साइड जब बनेगा वही जो होंगे तत्व चट्टानों से अलग होते जाएंगे, वही अपक्षय की क्रिया हो जाएगी। जैसे लोहे का बेंच बताए, लोहे का बेंच है, अभी एकदम साफ सुथरा है, कुछ नहीं है उसमें दिक्कत। आप लोहे को हाथ से मारते हैं तो लाल लाल लग जाता है, लेकिन जब लोहे का टेबल अभी आप तैयार करवाइए तुरंत ताज़ा ताज़ा, तो उसमें नहीं लगेगा। उसको आप रख दीजिए एक दिन, तो एक दो दिन बाद देखेंगे हाथ लगाएंगे तो लोहा लोहा छूट रहा है। तो वह क्या है, लोहे का ही अपक्षयित पदार्थ है जो आपके हाथ में लग रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत समय तक रख देंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। देखते होंगे ना पाइप वाइप में जब उसको पटकते हैं तो पाइप से निकलता है बहुत सारा मटेरियल, वो अपक्षयित पदार्थ है। समझ में आ रही बात? जब नल का पानी बहुत दिन, वो वाला नल था हैंड पंप वाला, उसमें क्या होता था, बहुत समय तक अगर पाइप नहीं बदली जाती थी तो उससे कट कट के पानी भी आता था वही, तो वह अपक्षयित पदार्थ बह के चला आ रहा है तो वो अपर्दन हो जाएगा। तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो ऑक्सीकरण द्वारा अपक्षय। अगला है इसमें जल योजन द्वारा, हाइड्रेशन द्वारा। तो हाइड्रेशन से क्या होगा, कोई भी खनिज है, कोई भी तत्व है, वो जल योजन मतलब कि जल का जुड़ना, योजन मतलब जुड़ना, है ना। तो हाइड्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, जल, H2O की क्रिया होगी। किसी भी तत्व में H2O की क्रिया होती है, मतलब पानी में ये जब घुलता है, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, बहुत बड़ी चट्टान है ये, इसमें किसी भी माध्यम से पानी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, रुक गया है, तो यहाँ पे जो भी खनिज होगा वो धीरे धीरे इस पानी में घुलेगा, है ना,
और जब पानी में घुल जाएगा फिर एक समय बाद पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, तो ये कण जो है इस चट्टान के ऊपर क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से रुके रहेंगे। पानी तो गायब हो जाएगा, क्योंकि जब पानी भाप बनता है तो उड़ जाता है ना, तो जो उसमें घुला रहता है वो बच जाता है। जैसे नमक को पानी में घोलिए, अब पूरे पानी को गायब होने दीजिए, धूप में रख दीजिए, पानी उड़ जाए, तो बस नमक आपको बचेगा। कभी ऐसा उदाहरण देखे हैं, करे हैं कभी जीवन में? नहीं किए हैं? देखा है? कैसा देखा है? तो क्या कहाँ देखी तुम, क्या ऐसा देख ली? जाके कीजिएगा, एक गिलास, एक कटोरी पानी लीजिएगा, एक कटोरी लीजिएगा, उसमें 3-4 चम्मच नमक डाल दीजिएगा और फिर उसको गर्म करिएगा। जब गर्म इतना कीजिएगा पानी पूरा भाप बन जाए, तो देखेंगे कि वो नमक जो है बचा रह जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ होता है। चट्टानों पे, चट्टानें खनिज से मिलके बनी है ना, तो वो क्या होगा, खनिज जब पानी आएगा तो पानी इनसे मिलेगा और इनके कणों को अपने में मिला लेगा, तो पानी में घुल गया खनिज। अब पानी क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो वो खनिज का जो कण अलग हुआ था चट्टान से, वो इस पे क्या रहेगा, बना रह जाएगा। तो यही तो अपक्षय है, चट्टान से अलग हो गया कण, तो पानी में घुल के क्या हुआ, चट्टान से अलग हो गया कण। ठीक है, सब लोग ठीक हैं? मुझे लग नहीं रहा है कि किसी को कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? आ रहा है ना? तो थोड़ा एक्साइटमेंट रखिए, नींद से जागे नहीं है क्या सुबह सुबह? अभी सुबह सुबह की क्लास में एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ अभी ऊर्जा हाई है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कर देंगे। अगला है हाइड्रोजन के बाद, जलयोजन के बाद कार्बोनेशन। कार्बोनेशन शब्द से ही, जैसे यहाँ था ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन था, जलयोजन था तो H2O था, कार्बोनेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, है ना। तो कार्बोनेशन में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ क्रिया करता है ना, तो कार्बोनिक एक अम्ल बनता है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित है, जल चट्टानों पे जल किसी माध्यम से पहुंचा, या वायु की नमी में जो उपस्थित है जल, वही मान लीजिए क्रिया कर रहा है, तो जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। जो कैल्शियम होता है चट्टानों में कैल्शियम ही पाया जाता है। कैल्शियम समझ रहे हैं, हमारे दांतों में भी कैल्शियम होता है, हड्डियों में भी कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम चट्टानों में भी मिलता है। वह चट्टान जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो वो बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट एक शब्द है, समझ लीजिए, इतना समझिए कि चट्टानें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके भी कई भागों में अलग हो जाती हैं और वो अपक्षयित हो जाती हैं। बस इतना ध्यान रखिए, उसमें केमिस्ट्री में मत जाइए अगर उलझन हो रही है तो। केवल इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है, चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं, जल के साथ क्रिया होता है, चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगी, अपक्षयित हो जाएंगी। इतना तो याद रख सकते हैं ना। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर उसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में जंग लगना, यहाँ पे जल के साथ क्रिया होगी, खनिज घुल जाएंगे, फिर जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो खनिज बचे रह जाएंगे, तो वो अपक्षयित हो गया। कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया होती है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, और कैल्शियम अगर चट्टानों में है तो बाइकार्बोनेट बन जाता है। अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा और पढ़ लीजिए, नहीं तो सिंपल इतना तो याद रख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया हुई तो कार्बोनेशन क्रिया होगी और उसमें अपक्षयित हो जाती हैं चट्टानें। इतना तो याद रख सकते हैं। अगला है विलयन का घोल। ये विलयन का घोल वही है, जल वाला ही। विलयन जब भी बनेगा तो जल में ही घुलता है ज़्यादातर, है ना। विलयन कैसे बनाते हैं, आप शरबत बनाते हैं, वह एक विलयन है। नींबू लेते हैं, चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं,
है ना, और मिला देते हैं सबको तो एक विलयन बन जाता है। तो वह विलयन है जिसमें क्या क्या होता है, विलायक होता है और विलेय होता है। क्या क्या होता है, विलायक। विलायक क्या होता है, जो घोलता है। विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी और वह जो किसी को घोले अपने में, जैसे पानी एक विलायक है। एक विलायक है पानी की तरह, और विलायक जैसे दूध विलायक है, उसमें आप चीनी मिलाएंगे, है ना, चॉकलेट मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, हॉट चॉकलेट, है ना। फिर एक होता है विलेय, जो घुलता है। विलेय घुलता है, इसकी मात्रा कम होती है, जैसे चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन। तो विलयन मतलब कि कुछ घुलेगा और कुछ घोलने वाला होगा। तो चट्टानों में पानी जो होता है वह विलायक का कार्य करता है, और जो उसके चट्टान के ऊपर आप पानी डाल देंगे तो कुछ भाग तो उसका घुलेगा ही, है ना। तो वो जो तत्व होते हैं या जो खनिज हैं वो क्या होते हैं, घुल जाते हैं। यही वाली क्रिया है जल योजन वाली ही। जल योजन होगा तो भी विलयन बनेगा। बताए थे ना यहाँ पे कि पानी में क्या हुआ, खनिज के कण मिल गए तो वो एक विलयन बना, ठीक है। तो वह भी विलयन की क्रिया द्वारा चट्टानें क्या हैं, कई भागों में बंटती जाती हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि इसी के कारण क्या होता है कि कई जगह का पानी स्वाद अलग अलग होता है। पानी वैसे तो स्वादहीन है, जल जो है H2O जो है वह रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है, स्वाद नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें जो स्वाद आता है कि कहते हैं ना कि ये पानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ का पानी अच्छा लगता था मुझे, क्या होता है, जो ज़मीन के भीतर से पानी आ रहा है। तो ज़मीन के भीतर चट्टानें हैं, तो कुछ जगहों में कुछ चट्टानों, जैसे कुछ जगहों का पानी आपको लोहा मतलब लोहित लगता है ना, लगता है कि उसमें लोहा घोल के मिला दिया है किसी ने, जंग जैसा। वैसा क्यों होता है, वहाँ पे नीचे हो सकता है कि लोहे वाली चट्टानें हो, जिनमें उन चट्टानों में लोहा तत्व पाया जाता हो, लोहा खनिज हो। तो जब पानी वहाँ से आ रहा है तो उसमें लोहा घुला हुआ है तो आपके पास आ रहा है। कुछ जगह चूना आता है, चूना भी एक खनिज है ना, चूना सफ़ेद पानी, दूधिया पानी आएगा, बोर कराते हैं तो चूना निकलता है, तो वो चूना घुल के आ रहा है पानी के साथ ना, तो वह घुलन क्रिया द्वारा ही चूना आता है, उसमें आपको चूने वाला स्वाद आएगा। तो ये घुलन की क्रिया भी वही है और जल योजन की क्रिया भी वही है, ठीक है ना। चूना जब पानी मिल जाता है तो जैसे हर एक जगह का पानी का स्वाद अलग है, तो वो विलयन के घोल के कारण ही है। पानी जो है चट्टानों के जो तत्व हैं उनके साथ घुल जाता है। जैसे कई जगह का पानी खारा है तो वहाँ चट्टानों से नमक जो है मिल गया है तो वो पानी खारा हो गया है, सिंपल सा है। एक है सिलिका का अपघटित होना। सिलिका मतलब होता है बालू। जो सिलिका आप लोग बालू शब्द का प्रयोग करते हैं वो सिलिका का ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो बालू जो है क्या है, सिलिका ही है। तो कुछ जगहों पर चट्टानों, जैसे आप लोग चट्टाने देखे होंगे बलुई चट्टाने। अगर आपके घर कभी घर बन रहा हो तो कुछ चट्टाने आती हैं जिसमें कलर कलर के रहते हैं, पीला भी रहेगा, हरा भी रहेगा। उसको आप अगर कूच दें तो हर एक कलर का अलग अलग हो जाता है। अगर अलग अलग किए हों, कभी इकट्ठा नहीं किए हैं तो करिए, अगर मिल जाए मौका ऐसा तो बलुई चट्टानें होती हैं कि वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती हैं। उनको आप तोड़ देंगे तो छोटे छोटे कणों में बंट जाएंगी। तो उनमें क्या होता है कि जब वो पानी में मिलती हैं तो घुलन की क्रिया द्वारा वो जो सिलिका है, वो जो छोटे छोटे कण हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो चट्टान क्या होती है, विघटित हो जाती है ना। वो उसका क्या होता है, अपघटन हो जाता है और वो कई भागों में, छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। तो सिलिका का अपघटित होने से भी क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है। तो ये जो है रासायनिक अपक्षय है, इसमें कुछ न कुछ क्रिया हो रही, देख रहे हैं घुल रहा है, ज़्यादातर घुल ही रहा है, या ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है या जल की क्रिया हो रही है, यही हो रहा है ना। तो ये रासायनिक क्रिया के रूप में, रासायनिक अपक्षय के रूप में है। अब अगला है जैविक अपक्षय।
तो जैविक अपक्षय में जैविक चीजें क्या होती हैं? जैविक किसे कहेंगे? हैं? जिसमें क्या है? जिसमें जीवन है वही जैविक है। तो जैविक में हम लोग आएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुत्ता बकरी सब आएंगे। तो जैविक मतलब है कि जो भी जीवित चीजें हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे। तो जीव जंतु जब कह दिया गया, मानव और पेड़ पौधे, तो सब कुछ आ गया इसमें जो भी जीवित है, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कवक हो, शैवाल हो, काई हो, उससे लेकर के विशाल जीव तक उसमें आ जाएंगे जैविक में। तो जैविक जीवों द्वारा भी क्या होता है? अपक्षय होता है। जैविक अपक्षय कहते हैं इसको। तो इसमें कुछ बिंदु है, पहले उनको लिखेंगे फिर समझेंगे। तो पहला जो जैविक अपक्षय है वो वनस्पति द्वारा होता है, वनस्पति द्वारा। दूसरा होता है जीव जंतु द्वारा। तीसरा होता है मानव द्वारा। वनस्पति द्वारा कैसे होगा? कल इसको समझाए थे। वनस्पतियां क्या करती हैं? मान लीजिए मिट्टी की परत है, आपने कोई आम का पौधा बोया तो वो छोटा सा है, तो उसकी जड़ें छोटी छोटी हैं और वो छोटा सा पौधा है। समय के साथ वो बड़ा होता जाएगा, तो जब बड़ा होता जाएगा तो उसकी जड़ें क्या है? बढ़ती जाएंगी। तो जब जड़ें बढ़ती हैं तो चट्टानों को क्या करती हैं? तोड़ती हैं। उसके कारण क्या होता है? अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है। जड़ें वैसे तो मिट्टी को रोक के रखती हैं, लेकिन अगर वो जड़ें बढ़ेंगी, अगर चट्टान नीचे है तो उसको तोड़ेंगी, है ना। तो इससे चट्टानों में क्या होता है? विघटन होता है, चट्टानें टूटती हैं। तो पौधे इस तरह से क्या करते हैं? अपक्षय का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इस तरह तो पौधों ने भौतिक रूप से अपक्षय किया। भौतिक रूप से मतलब पौधों की जड़ें बढ़ती गईं और उससे क्या हुआ? चट्टानें टूट रही हैं। तो पौधे भौतिक रूप से अपक्षय किए। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें बढ़ी। ये रासायनिक रूप से भी करते हैं। कैसे? आपको पता है पौधों को जल चाहिए होता है। अभी बताए थे ना, कार्बन, यहाँ पे लिखा ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से ले लेते हैं, जल कहाँ से पाते हैं? जड़ों से। तो जड़ों से क्या करते हैं? जो जमीन के भीतर जो नमी होती है उसको क्या करते हैं? लेते हैं। तो जब ये नमी को ग्रहण करते हैं तो उस जल के साथ मिट्टी में घुले हुए बहुत सारे खनिज भी इनके शरीर में क्या होते हैं? आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि ये चट्टानों के खनिज यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो इससे यहाँ के खनिज जो हैं पौधे में पहुँचते हैं और पौधे उनको किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? अपने शरीर से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। जैसे आप लोग जो नमक खाए रहते हैं, जब पसीना चलता है तो या तो कपड़े में सफ़ेद सफ़ेद समझ में आता है आप लोगों को, तो क्या है? आप ही के शरीर का नमक निकला हुआ है ना। या फिर आपका जब पसीना चलता है तो आप देखते हैं माथे ओथे पर ऐसे करते हैं तो वो नमक समझ में आता है। तो आप अपने शरीर से नमक को बाहर कर दिए, है ना, वो नमक ही है। तो ऐसे ही ये भी पौधे किसी न किसी रूप में बाहर करते हैं। तो एक तो भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ दिया, दूसरा कि रासायनिक रूप से भी क्या किया कि जब जल ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें खनिज जो घुल के आए उनको भी क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो ये समझ में आई बात कि पेड़ पौधे कैसे करते हैं अपक्षय। ठीक है। छोटा मोटा चित्र बना देंगे तो अच्छा लगेगा उसको, एग्जामिनर को। अगला है जीव जंतुओं के द्वारा। तो जीव जंतुओं का बताए थे, जीव जंतु जमीन पे ही रहते हैं। कुछ जीव जंतु जमीन पे रहते हैं, कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं? जमीन के भीतर रहते हैं, बिल बना के रहते हैं। चूहा है, नेवला है ना। या वैसे भी जीव जंतु अगर चल रहे हैं तो उनका जो खुर होता है, खुर समझते हैं? पैर, है ना। तो वो पैर जब भगदड़ मचती है, देखते हैं गाय भैंस दौड़ रही हैं तो वो
अपने खुर के माध्यम से भी जमीनों को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या है उसको, मतलब जमीन को क्या करते हैं, उसको खान देते हैं, है ना, उसको विघटित कर देते हैं, है ना। वो कई धूल की तरह उड़ता है और कुछ वहीं पे रह जाता है, वह भी एक अपक्षय का प्रकार है, मिट्टी का अपक्षय ही होता है उससे, ठीक है। और अगर बिल बना रहा है कोई चूहा, तो पता नहीं कितने गहराई में बिल बनाए रहता है, आपके घर में बिल बना लेता है तो बारिश के समय में पानी निकलने लगता है। खेत में बना दिया है तो दूसरे के खेत में पानी लगा है लेकिन आपका खेत सिंचाई हो जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये खेत है और ये है बॉर्डर, मेड़ है, ये ए का खेत है, ये बी का है। एक चूहा था ए की तरफ, वो नीचे से बिल बना के इधर निकाल दिया है ना। अब बी ने पानी की सिंचाई की तो ए के में पानी निकल रहा है, सिंचाई हो गया है ना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ये जो चूहा है जब बिल बनाता है तो मिट्टी को काट काट करके, आप देखते होंगे, है ना, चूहा एकदम छोटा छोटा करके निकाल देता है, बहुत महीन कण कर देता है मिट्टी का। और उसी के मिट्टी का प्रयोग बहुत लोग करते हैं, वो क्या करने में, छपाई करने में भी करते हैं, और कुछ जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी का उसमें भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है। तो इस तरह से मिट्टी का ये अपक्षय ही है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जो थी वो जुड़ी हुई थी, लेकिन चूहे ने क्या किया, उनको अलग अलग करके इकट्ठा कर दिया है एक ही जगह पर, है ना। जैसे सांप बिल बना रहा है, नेवला बना रहा है, ये सब भी अपक्षय है। केचुआ जो है, केचुआ आप लोग देखते होंगे बरसात के मौसम में, जिसको क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जमीन को उर्वर करता है, यह मिट्टी खाता है और उसको और जो है अपने अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालता है। तो ये मिट्टी को क्या करता है, और जो है एकदम वो महीन करता जाता है, जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। तो इस तरह से जीव जंतु जो है अपक्षय की क्रिया करते हैं। तो एक केचुआ भी अपक्षय की क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि एक संगठित मिट्टी को काट काट के क्या कर रहा है, सूक्ष्म भागों में परिवर्तित करता जा रहा है। अगला हम लोग है मानव। तो मानव का बताने लायक है क्या? हम लोग क्या करते हैं, सड़क बनाना है तो चट्टानों को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, घर बनाना है तो ज़मीन को काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, सब में अपक्षय कर रहे हैं। चल भी रहे हैं तो आराम से नहीं चल रहे हैं, कुछ लोग पैर घसीट के चल रहे हैं, वो भी अपक्षय कर रहे हैं। कुछ लोग जूते में नुकीले पदार्थ लगा के चल रहे हैं कि कोई मिल जाएगा तो मारूंगा भी उससे मैं उसको, तो वो सब अपक्षय है। तो मानव भी क्या करता है, अपक्षय की क्रिया करता है, ठीक है। तो इस तरह से अपक्षय के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अपक्षय के प्रभाव, एक शब्द हम लिखाए थे, उसमें भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस सब का प्रभाव क्या होगा। तो क्या प्रभाव होगा, इतना पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, अच्छी बात क्या होगी और बुरी बात क्या होगी, बताएंगे? अपक्षय मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, 3 प्रकार बता दिया हूँ। तो इसका गुड मॉर्निंग। तो अपक्षय जो इतना पढ़े आप लोग 2 दिन से, कल आज भी, इसमें आपको प्रभाव बताना है। प्रभाव मतलब इफेक्ट, प्रभाव। इसका प्रभाव 2 तरीके से बताने हैं आपको। एक तो सकारात्मक बताना है, सकारात्मक मतलब जिससे पॉजिटिव प्रभाव हो, लाभ हो, और एक बताना है नकारात्मक, जिससे नुकसान हो जाए। किसका नुकसान होगा? पर्यावरण का होगा, प्रकृति का होगा, जीव जंतुओं का होगा, हमारा होगा। लाभ भी हमको होगा, जीव जंतुओं का होगा, पेड़ पौधों का होगा। तो क्या होगा बताइए? आज भी बताए हैं, कल भी बताए थे, जो समझ में आए बताइए। हो गया 0, दिमाग पे जोर डालिए। देखिए, सकारात्मक में एक तो ये है
जैसे अभी हम आपको बताए कि जो केचुआ है वो क्या कर रहा है, उपजाऊपन बढ़ा रहा है, तो मिट्टी क्या हो रही है, उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा, अपक्षय की क्रिया के द्वारा ही अपर्दन को मदद मिलता है। अपर्दन जो है क्रिया, तो सिंपल सा इतना याद रखिए कि अपक्षय की क्रिया द्वारा समतलीकरण होता है। समतलीकरण, जैसे समतलीकरण मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भाग है जो ऐसे है, उठा, कहीं उठा हुआ है, कहीं नीचे है, ऐसे है ना, ऐसे है। अगर अपक्षय की क्रिया हो रही है तो धीरे धीरे ये जो ऊपर उठे हुए भाग हैं ये धीरे धीरे कटते जाएंगे और एक समय आएगा कि ये कैसा हो जाएगा, लगभग ऐसे हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप ना तो खेती कर सकते थे, ना तो घर बना सकते थे, ना तो सड़क बना सकते थे, लेकिन जब ये समतलीकरण हो गया तो यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो अपक्षय के द्वारा यह भी होता है, समतलीकरण होता है। ठीक है। कुछ नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे अभी यहाँ पे दिखाया आपको, इससे एक नई स्थलाकृति बन गई, है ना। नुकसान क्या होता है कि क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव भी होगा। जब मिट्टी के कण अलग अलग हो गए, जैसे चूहे ने क्या किया, मिट्टी को काट के उसका बारीक बना दिया, तो अब आप पानी जब खेत में लगाएंगे तो जब पानी एक खेत से दूसरे खेत में बहता है ना, या पानी जब एक खेत से दूसरे खेत में जाएगा तो उसके साथ आपके उपजाऊ मिट्टी भी बह के चली जाएगी दूसरे के ज़मीन में, है ना। तो कटाव भी होता है मिट्टी का। मिट्टी का जो उपजाऊपन है एक तरीके से बढ़ता भी है और एक तरीके से घटता भी है। घटता कैसे है कि मिट्टी की अगर ऊपरी परत जो है कट गई है तो हवा पानी के माध्यम से वो बह के उड़ जाएगी दूसरे जगह पे, तो एक जगह की मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मिट्टी है और इसका जो मिट्टी का जो 2 से 4 या 5 सेंटीमीटर का ही भाग होता है वही उपजाऊ होता है। इसीलिए कहते हैं कि धान या गेहूं बो रहे हैं तो बहुत गहराई मत बो देना, नहीं तो उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, 5 सेंटीमीटर तक ही पोषक तत्व तो होते हैं और उस 5 सेंटीमीटर को बनने में लगभग 500 वर्ष लगता है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसका अगर अपक्षय हो गया है तो धूल आदि की जो हवा है, पानी है, इसको बहा के अगर ले जाएगा तो यहाँ से ये परत हट जाएगी, तो फिर इसकी उपजाऊपन नहीं बचेगा, है ना। तो ये नुकसान है। तो यह सब जो है प्रभाव है। ठीक है। अब इसके बाद अपर्दन पढ़ना है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। तो अपक्षय संपन्न हुआ।